हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आईपीओ का सीजन चल रहा है और हम भी काफ़ी सारे आईपीओ के रिव्यू कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि आईपीओ के रिव्यूज़ कैसे करने चाहिए, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें आइडेंटिफाई करनी चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग इन आईपीओ। राइट, एक शॉर्ट टर्म जो थॉट प्रोसेस है कि हमें लिस्टिंग गेन्स के हिसाब से वो एक अलग थॉट प्रोसेस है, और क्या मुझे वो कंपनी होल्ड करनी है और लॉन्ग टर्म के हिसाब से है, वो हम थोड़ा ज़्यादा कवर करते हैं अपने वीडियोज़ में। आज हम करेंगे एक और नए आईपीओ का, जिसका नाम है केमकॉन। वो एक, जैसा नाम है कि एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, जो पता है आपको कि आजकल उस इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा अच्छे वैल्यूएशन चल रहे हैं। बहुत अच्छा ग्रोथ दिया है उस इंडस्ट्री ने इन लास्ट फ्यू मंथ्स और ईयर। तो केमकॉन आईपीओ के बारे में बात करेंगे डिटेल में। इस फॉर्मेट में थोड़ा डिफरेंट किया है, गुड, बैड एंड अगली, ये तीन पार्ट में डिवाइड किया है आईपीओ के एनालिसिस को। क्या क्या अच्छा है, बैड क्या क्या अच्छा नहीं है, और अगली क्या क्या काफ़ी बुरा है या थोड़ा टेंशन वाला है। उन तीनों में हम बात करेंगे इस आईपीओ के थॉट प्रोसेस से। बिफोर आई स्टार्ट एनालाइजिंग द आईपीओ, प्लीज डू लाइक द वीडियो, एंड अगर आपको अच्छा लगे और कमेंट कीजिए आपको कि नेक्स्ट आईपीओ का या इस कंपनी के बारे में कोई एनालिसिस, कोई क्वेश्चन है तो उसके बारे में भी कमेंट जरूर कीजिए। तो मैं शेयर करता हूं अपना प्रेजेंटेशन एंड आई होप दैट यू विल लाइक इट। केमकॉन एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जो कि केमिकल्स बनाती है फॉर फार्मास्यूटिकल सेक्टर एंड क्रूड ऑयल सेक्टर। ठीक है, मेजरली ये दो सेक्टर्स के लिए ये कंपनी केमिकल्स बनाती है। तो आईपीओ जो है लाइव होगा या है ऑन 21 सितंबर, एंड इट इज ऑन टिल 23 सितंबर। एक्सपेक्टेड टू रेज 318 करोड़, ये इसका प्राइस बैंड है। और इस प्राइस बैंड के हिसाब से जो अराउंड 1245 करोड़ की कंपनी है, तो डेफिनेटली एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट काफ़ी ज़्यादा बज है आईपीओ की। मेजरली बिकॉज बिकॉज एक तो मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज इतनी ज़्यादा नहीं है, एक ओवर वैल्यूड मार्केट लग रही है और नए आईपीओज आ रहे हैं, और फिर स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर जो है काफ़ी अच्छा, एक सेक्टर जो काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिया है, तो इस पर काफ़ी ज़्यादा एक फोकस है आजकल इन्वेस्टर्स का। तो उसके हिसाब से भी ये इसका इस आईपीओ का बज़ काफ़ी ज़्यादा है। और रोज़ारी बायोटेक का एक आईपीओ आया था स्पेशलिटी, उसने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए थे, लिस्टिंग गेन्स दिए थे इन्वेस्टर्स को। तो इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग सिमिलर टाइप ऑफ गेन्स इन दिस आईपीओ एज वेल। तो आईपीओ के बारे में बता दें तो फ्रेश इशू इज 165 करोड़, मतलब ये 165 करोड़ रुपीस जो है ये फ्रेश इशू है, मतलब ये कंपनी में इन्वेस्ट होगा। तो 318 करोड़ में से इतना पैसा जो है वो कंपनी के अंदर इन्वेस्ट होगा, और 153 करोड़ रुपीस जो है वो जो इसके प्रमोटर्स हैं उनकी पॉकेट में जाएगा, मतलब दे विल टेक दैट मनी। तो उसमें से दो प्रमोटर्स हैं मेजरली हु आर सेलिंग द स्टेक, एक तो इनके एमडी हैं और एक वन मोर प्रमोटर इज देयर, एंड हाफ जो एमडी हैं वो ले रहे हैं और हाफ जो है दूसरा एक और प्रमोटर ले रहे हैं। तो इस तरह से ये जो ऑफर फॉर सेल है, दिस मनी विल नॉट गो इनटू द योर कंपनी, इसमें इन्वेस्ट नहीं होगा। तो 165 करोड़ जो इन्वेस्ट होगा वो इनको एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का एक्सपेंशन करना है, उसमें 41 करोड़ रुपीस खर्चा होगा, और बाकी कुछ वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स होंगी, उसमें ये 90 करोड़ रुपीस स्पेंड करने वाले हैं। एंकर इन्वेस्टर को 28 लाख शेयर्स इन्होंने अलॉट किए थे। ठीक है, और उसके हिसाब से, और जो अभी जो लेटेस्ट चल रहा है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने ऑलरेडी उसको 9 टाइम्स सब्सक्राइब कर दिया है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स विच मेजरली इंक्लूड एचएनआईज एंड ऑल, उसको और वो भी फुल्ली सब्सक्राइब्ड है। क्यूआईबी ने अभी तक खाता नहीं खोला है, 0.005 समथिंग का है कुछ। तो ओवरऑल ऑलरेडी वीडियो बनाते के टाइम पे 5 टाइम्स आईपीओ जो है वो सब्सक्राइब हो चुका है, एंड दैट इज द काइंड ऑफ यूफोरिया, यू अंडरस्टैंड राइट, कि ऑलरेडी मतलब अगर 318 करोड़ का रेज करने वाले हैं तो ऑलरेडी अराउंड 1400 टू 1450 करोड़ रुपीस का पैसा जो है इनके पास ब्लॉक हो चुका है इसको अप्लाई करने के लिए। तो यू कैन इमेजिन, और अभी तो ऑलमोस्ट 2.5 डेज बचे हुए हैं, तो काफ़ी यूफोरिया है आईपीओ का। प्रोमोटर ग्रुप के बारे में फटाफट बता देता हूँ, फिर जो है मेजर एनालिसिस गुड बैड और अगली के बारे में बात करेंगे। प्रोमोटर ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो ही इज कमल कुमार राजेंद्र अग्रवाल जी, ही इज द एमडी of the company and the chairman, so he is also selling the stake, right? And Naresh Vijay Kumar Goyal ji, he is also selling the stake. ठीक है, so these two people are basically selling some of their stake for the offer for sale जो आपकी बात हुई थी। ठीक है, और बाकी बाकी कोई अपना स्टेक नहीं बेच रहा है इस आईपीओ में।
आफ्टर आईपीओ द प्रमोटर होल्डिंग जो है वो 100% से 74.47% हो जाएगी। इसमें ऑलरेडी किसी प्राइवेट इक्विटी या इस टाइप के इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट नहीं है, जैसा कि हमने कैंप्स में देखा था। ठीक है, तो वहाँ पर ऑलरेडी प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स का इन्वेस्टमेंट था, तो इस वजह से वहाँ पे थॉट प्रोसेस अलग होता है। यहाँ पर इट इज़ 100% प्रमोटर होल्डिंग है, प्रमोटर्स की ही कंपनी है, और वो ही अपना स्टेक बेच रहे हैं और कुछ ऑफर फॉर सेल, कुछ न्यू फ्रेश इशू कर रहे हैं। तो 74.47 रहेगा आफ्टर इशू प्रमोटर होल्डिंग। एंकर इन्वेस्टर्स जिसने पैसा डाला है कंपनी में, उनके बारे में भी एक लिस्ट बताओ, थोड़ा सा पता चल जाता है कि किस टाइप के लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, कौन कौन से फेमस म्यूचुअल फंड्स या अलग अलग टाइप की इंश्योरेंस कंपनीज और या कोई और एंकर इन्वेस्टर जो है इन्वेस्ट कर रहा है क्या। तो आईडीएफसी म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर रहा है, आईसीआईसीआई का भी एक फंड इन्वेस्ट कर रहा है, एचएसबीसी भी इन्वेस्ट कर रहा है, मिराई एसेट एक काफ़ी अच्छा फंड हाउस है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, बाकी टाटा का म्यूचुअल फंड भी इन्वेस्ट कर रहा है थोड़ा पैसा, और रिलायंस के भी कर रहे हैं। तो एक डिसेंट, मतलब फ्रॉम द कंपनी, जो साइज ऑफ द कंपनी के पर्सपेक्टिव से एक डिसेंट एंकर इन्वेस्टर्स का क्वालिटी है। कैंप्स जैसा नहीं है, क्योंकि कंपनी भी बड़ा है और काफ़ी फेमस है और मोनोपोलिस्टिक का थोड़ा थॉट प्रोसेस है वहाँ पे, बट यहाँ पे एक बहुत छोटा कंपनी है। अब बात करते हैं गुड, क्या क्या अच्छा है कंपनी में, उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले तो एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, जैसा मैंने बोला कि इतना ज़्यादा यूफोरिया है स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर के अराउंड कि आजकल कुछ भी स्पेशलिटी केमिकल के नाम से आप मार्केट में आएगा तो वो शायद अच्छा वैल्यू उसको मिलेगा। तो उस वजह से एक वो चीज़ बेनिफिट है कि एक थीम जो मार्केट में चल रही है उस थीम की कंपनी है, और उस वजह से उनको बेनिफिट है। फार्मास्यूटिकल केमिकल्स बनाते हैं, मैंने जैसे बताया ऑयल वेल कंप्लीशन केमिकल्स बनाते हैं, मतलब एक ऑयल सेक्टर में यूज होता है। तो फार्मास्यूटिकल केमिकल जो बनाते हैं उसमें से केमिकल है HMDS, जिसके ये ओनली मैन्युफैक्चरर हैं इंडिया में। ठीक है, और थर्ड बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर है वर्ल्ड वाइड। और एक CMIC और केमिकल बनाते हैं, वो भी फार्मास्यूटिकल में यूज होता है। ठीक है, और उसके भी दे आर द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन इंडिया एंड द सेकंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। ठीक है, और ऑयल वेल जो कंप्लीशन, मतलब कि ऑयल में यूज होने वाला जो है, उसमें वेरियस ब्रोमाइड के केमिकल्स बनाते हैं, जिसमें जिंक ब्रोमाइड जो है, अगेन दे आर द ओनली मैन्युफैक्चरर ऑफ जिंक ब्रोमाइड एंड द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ कैल्शियम ब्रोमाइड इन इंडिया। ठीक है, तो इस हिसाब से आप ये देखेंगे तो दे हैव फ्यू केमिकल्स विच दे आर ऑलमोस्ट द लार्जेस्ट इन इंडिया। तो एक, हाँ, इंडिया स्पेसिफिक, और ये स्पेशलिटी केमिकल्स में जो कंपटीशन है ना, वो मेजरली चाइना से आता है, जो हम बैड में बात करें। ठीक है, तो वहाँ के बाद, और स्पेशली जो द प्रॉब्लम विच वी आर हैविंग विद, और इवन द वर्ल्ड इज हैविंग विद चाइना, राइट, तो वो सप्लाई चेन इश्यूज और ये सारी जो इश्यूज चल रहे हैं अभी, तो उसमें स्पेशलिटी केमिकल्स को काफ़ी बेनिफिट मिला है। ठीक है, एंड दे हैव गॉट लॉट ऑफ गुड ग्रोथ बिकॉज ऑफ दैट। ठीक है, तो ये इस तरह से एक अच्छी चीज़ लगी हमें कि एक काफ़ी नीश सेगमेंट में है और अच्छा प्रेजेंस है उस सेगमेंट में। जैसा मैंने बोला, गुड में मेक इन इंडिया थीम पे है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे जो केमिकल्स हैं वो सिर्फ यही बनाते हैं इंडिया में, और काफ़ी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसको यूज़ करती हैं। दे आर प्लानिंग टू बिल्ड 2 more प्लांट्स फॉर फार्मा केमिकल्स। हाई एंट्री बैरियर होता है मोस्टली स्पेशलिटी केमिकल्स में, मतलब बहुत सारी कंपनीज हैं, बट हर कंपनी जो है वो हर टाइप का केमिकल नहीं बना सकती, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स केमिकल्स होते हैं बहुत ही, और एक आपको बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा उसमें मेहनत करनी पड़ती है। इट सीम्स, मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट इट सीम्स कि उसमें काफ़ी बड़े एंट्री बैरियर्स हैं एज पर वेरियस रिपोर्ट्स। रेवेन्यू एक्सपोर्ट से भी अच्छा खासा है, यूएई से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आता है इनको, 39% रेवेन्यू जो है एक्सपोर्ट से आता है। डेट टू इक्विटी एक काफ़ी मैनेजेबल है, 0.3x है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अच्छा है, वैल्यूएशंस बहुत अट्रैक्टिव हैं आजकल की मार्केट के हिसाब से। अगर इस जो जिस लेवल पे मार्क पी लेके आए हैं, और 22p मिल रहा है FY20 के EPS पे, और ROC जो है वो अराउंड 37% है। अगर हम उनको इनके पीयर्स के साथ देखें, जैसे नियोजन केमिकल्स है, या पोषक केमिकल्स है, या अतुल लिमिटेड है, और आरती इंडस्ट्रीज है, वो सब हायर PE पे हैं जो अभी ट्रेड हो रहे हैं FY20 के EPS पे। ठीक है, तो उस वजह से इट सीम्स कि द प्रमोटर हैज केप्ट लॉट ऑफ मनी ऑन द टेबल, एंड दैट्स व्हाई देयर इज सो मच यूफोरिया फ्रॉम द रिटेल इन्वेस्टर्स कि भाई बहुत अच्छे लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं, क्योंकि एक अच्छे अट्रैक्टिव जो अभी वैल्यू चल रही है उस हिसाब से अट्रैक्टिव PE पे कंपनी जो है IPO लेके आई हुई है। इवन द ग्रे मार्केट इज सेइंग दैट कि दे हैव 275 का प्रीमियम है, राइट। तो 335 मतलब ऑलमोस्ट 80-90% का प्रीमियम है जो एग्जिस्टिंग प्राइस पे। तो उस हिसाब से आप सोच सकते हैं कि
लगातार जैसे ही आईपीओ चल रहे हैं, रूट मोबाइल हो गया तो 100+ परसेंटेज से ओपन हुए। तो इस हिसाब से ये भी लग रहा है कि 100% के आसपास का आपको प्रीमियम मिल सकता है, लिस्टिंग गेन्स मिल सकते हैं यहाँ पे, तो विच इज़ अ गुड थिंग अगर आप लिस्टिंग गेन्स के पीछे जा रहे हो। लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो, अंडरस्टैंड कि द टाइप ऑफ यूफोरिया इट इज़, और जिस तरह से ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है, अनलाइकली कि आपको बहुत ज़्यादा एलोकेशन मिले और बहुत ज़्यादा स्टॉक्स मिले इसके। तो इसलिए वो सारी चीज़ें हमें देखनी है कि इतनी मेहनत करनी है क्या, इतना सब करना है क्या। तो लेकिन हाँ, ये है कि लिस्टिंग गेन्स जिस तरह से मार्केट चल रहा है, लिस्टिंग गेन्स आर क्वाइट लाइकली एंड गुड लिस्टिंग गेन्स आर लाइकली। अब यह बात करते हैं बैड। फर्स्ट इज कि मैंने बोला कंपटीशन चाइना से काफी स्ट्रांग है, ठीक है, और चाइना इज नॉट जस्ट इन दिस बट स्पेशलिटी केमिकल्स में चाइना इज द लीडर। बट द थिंग इज कि बिकॉज ऑफ द सिचुएशन इन चाइना, मतलब कि जो जियो पॉलिटिकल इशूज चल रहे हैं चाइना के साथ, और दूसरा जो है इवन चाइना हैज पुट सम embargoes on their specialty chemical sector because of the it being a pollution industry, राइट। सो पोल्यूशन इंडस्ट्री की वजह से उन्होंने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं अपने इस सेक्टर पे, एंड बिकॉज ऑफ दैट तो उनके थोड़े एक्सपोर्ट्स पे इम्पैक्ट हुआ है। बट कंपटीशन अभी भी द मेजर प्लेयर्स इन दिस सेगमेंट विच दे वर्क इन आर फ्रॉम द चाइना ओनली। और वो चैलेंज रहेगा ही, चाइना की पॉलिसी बिकॉज बीइंग अ वेरी डिफरेंट कंट्री काफ़ी ज़्यादा क्लियरली चेंज हो सकती हैं। अगर उनको लग रहा है कि ज़्यादा स्पेस दे रहे हैं हम इंडिया को या दूसरे कंट्रीज़ को, आई एम श्योर दैट इट कैन बी चेंज्ड। तो एक प्रिडिक्ट करना कि भाई ये चीज़ सस्टेनेबल है, इस टाइप का ग्रोथ रेट जो मेक इन इंडिया वाला जो थॉट प्रोसेस है, और ऐसा ही चलेगा, वी डोंट। बट येस, करंटली इफ यू सी द सिचुएशन इट सीम्स कि हाँ ये अच्छा एक ग्रोथ रेट वाला सिचुएशन है, क्योंकि इंपोर्ट्स जो है लिमिटेड होंगे चाइना से, और जो कंपनीज लाइक केमकॉन जो है, ये सारी चीज़ों को बेनिफिट मिलेगा इनको। दूसरा एक चीज प्रॉब्लम क्या है ना, कि अभी भी इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस काफी है इनका रॉ मटेरियल पे, विच मेजरली कम्स फ्रॉम चाइना। तो इवन दो मतलब दे आर ट्राइंग टू गो फॉर अ मेक इन इंडिया थीम कि भाई हम इंडिया में के लिए बना रहे हैं और इंडियन हम बेचेंगे, बट अभी भी रॉ मटेरियल जो है ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर रॉ मटेरियल, मतलब कि जो इनका कॉस्ट ऑफ गुड्स है उसका जो रॉ मटेरियल है वो आता है चाइना से। तो इसीलिए इनकी इनकी भी चाइना पे डिपेंडेंस है। तो वो भी आप समझिए कि अगर कोई सप्लाई चेन इशू होता है चाइना में, मतलब कुछ प्रॉब्लम्स हमारी इंडिया और चाइना की और इवन वर्ल्ड की बढ़ जाती हैं, तो देन दे विल आल्सो गेट इम्पैक्टेड बिकॉज दे विल नॉट गेट द राइट रॉ मटेरियल। ग्रोथ जो है ना इंडस्ट्री की बहुत फास्ट नहीं है। अगर हम ये इश्यूज छोड़ दें कि चाइना ने कम कर दिया है एंड वी आर टेकिंग द स्पेस ऑफ चाइना, बट अगर वो चीज हम हटा दें इक्वेशन से और नॉर्मल एक ग्रोथ देखें कि क्या बहुत फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, तो ऐसा नहीं है, और मैंने एक स्लाइड भी बनाई है उसके ऊपर, तो वी विल टॉक अबाउट इट। दूसरा क्या है ना कि रेवेन्यू जो है ना मार्च 2020 में एक्चुअली डिक्रीज हुआ मार्च 2019 से, एक साल पहले, ठीक है। तो बट पैट जो है वो इम्प्रूव हुआ, तो मतलब कि एफिशिएंसी इम्प्रूव हुई बट रेवेन्यू डिक्रीज हुआ। जबकि FY19 में FY18 के मुकाबले 100% का रेवेन्यू ग्रोथ था। तो बीइंग ए वेरी स्मॉल कंपनी जिसका अराउंड लाइक 300 करोड़ का रेवेन्यू है, इनका 250-300 करोड़ का रेवेन्यू है, तो एक स्मॉल बेस है। तो उस हिसाब से अगर ग्रो नहीं हो रहे हैं एक साल तक, तो वो एक रेड फ्लैग है फॉर श्योर, ठीक है। और दूसरा क्या है ना कि एक मतलब एक साल 100% ग्रोथ, दूसरे साल नेगेटिव ग्रोथ, सो दैट सीम्स कि उससे पता चल रहा है कि जो सेक्टर में है वो एक सस्टेनेबल ग्रोथ वाला सेक्टर नहीं है। ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ से एक आराम से ग्रोथ आ रही है, मतलब बहुत सारे फैक्टर्स इम्पैक्ट हो रहे हैं कि कभी कोई क्लाइंट आ रहा है, कोई क्लाइंट जा रहा है, तो उस हिसाब से वो इम्पैक्ट दिख रहा है वहाँ पे। हाई क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन, टॉप 5 कस्टमर से ऑलमोस्ट 60% रेवेन्यू आता है, तो ऑब्वियसली कि क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन काफी ज्यादा है। और जो नंबर 1 कस्टमर है वो एक्चुअली एक क्रूड ऑयल कंपनी है, तो जिसका ऑब्वियसली क्रूड ऑयल सेक्टर यू नो कि इट इज नॉट ग्रोइंग वेरी वेल बिकॉज ऑफ द कोरोना इशू एंड ऑल दोस थिंग्स। क्रूड ऑयल सेक्टर पे काफी ज्यादा इम्पैक्ट है और वहां पे ग्रोथ ज्यादा नहीं है, और वही सबसे बड़ा कस्टमर है इनका, ठीक है। तो वो चीजें आपको थोड़ा हमारे को बैड लगा। ROC भी डिक्रीज हो रहा है, बट अगेन बहुत ज्यादा बैड फैक्टर नहीं बोलूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, नए प्लांट्स खोल रहे हैं, तो कैपिटल एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हो सकता है ROC एक डिक्रीज लास्ट 3 साल में डिक्रीज हो रहा हो, जो उन्होंने नंबर्स दिए हैं उस हिसाब से, ठीक है। तो दीज आर द बैड थिंग्स विच वी लाइक। और एक और जो इंडस्ट्री के बारे में आपको मैं बताना चाह रहा था कि ये इनका ओवरऑल रेवेन्यू ब्रेकअप है। जैसा मैं बताया, HMDS जो केमिकल था, फार्मा केमिकल, उसमें से ऑलमोस्ट 50% रेवेन्यू आता है, CMIC से अराउंड 13% आता है, और ऑयल वेल कंप्लीशन मतलब जो ऑयल सेक्टर में यूज होता है वो 33% आता है। और इसमें से ऑलमोस्ट शायद एक या दो क्लाइंट्स ही हैं जो मेजरली इनके जिससे आ रहा है। अभी जो ये जो आपको ग्रोथ दिख रहे हैं जो मैंने डाले हैं, ये इंडस्ट्री ग्रोथ है।
तो ये 10.5% ग्रोथ है HMDS का, मतलब बेस्ड ऑन वेरियस एनालिस्ट की इतना ग्रो होना चाहिए नेक्स्ट 5 ईयर्स में ये इंडस्ट्री। सिमिलरली अगर आप ऑयल वेल, मतलब जो क्रूड ऑयल वाला जो केमिकल है ये जो बेचते हैं, उसमें 4 to 5% का है, और यहाँ पर 11% का ग्रोथ रेट एक्सपेक्टेड है। सो इट इज़ नॉट अ वेरी हाई ग्रोथ इंडस्ट्री, मतलब इट इज़ ऑल अबाउट कि अभी एक जियोपॉलिटिकल चाइना के साथ ऐसा इशू हो गए हैं, और चाइना इज रिस्ट्रिक्टिंग देयर कर्व्स ऑन देयर केमिकल कंपनीज बिकॉज ऑफ द हाई पोल्यूशन थिंग। ये सारे फैक्टर्स की वजह से बहुत अच्छा एक ग्रोथ, बहुत अच्छा एक वैल्यूएशन मिल रहा है, मतलब लोगों को काफ़ी एक्सपेक्टेशन है इस सेक्टर से बिकॉज ऑफ दैट। बट अगर आप वैसे देखोगे तो यहाँ पर एक बहुत हाई ग्रोथ पे नहीं है, और अभी भी चाइना पे डिपेंडेंस है। ये हमें बहुत ज़रूरी समझना है कि अभी भी जो बाहर से इंपोर्ट जो हो रहा है, जो रॉ मटेरियल है, वो भी चाइना से आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि चाइना जो है अगर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन कर देता है तो हमारी जो कंपनीज हैं उनके काफ़ी ज़्यादा रॉ मटेरियल वहीं से आता है। इवन फार्मा में भी ऐसा ही है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स कि इवन दो हमारे चाइना के साथ सप्लाई चेन खराब हो रहे हैं, तो यहाँ से डिमांड बढ़ सकती है, मतलब इंडियन कंपनीज की, बट अगेन रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो फिर वो प्रॉब्लम्स उनकी बढ़ती रहेंगी। तो दीज आर द थिंग्स विच वी आर नॉट लाइकिंग इन दिस ओवरऑल कंपनी इन द सेक्टर। अगली क्या है, एक सीबीआई का क्रिमिनल केस चल रहा है इनका अगेंस्ट नरेश विजय कुमार गोयल जी, इनका जो एक वन ऑफ द प्रोमोटर्स हैं। फिर इनसाइडर ट्रेडिंग का भी एक लिटिगेशन चल रहा है बाय सेबी अगेंस्ट द प्रमोटर, मतलब प्रमोटर नहीं, चेयरमैन के साथ भी इन्वॉल्व है उसमें, उनका भी नाम है इसमें। और फिर बहुत सारी प्रमोटर ग्रुप कंपनीज हैं। आप ये देखिए इतनी सारी कंपनीज हैं जो ये प्रमोटर्स की अपनी कंपनीज हैं, मतलब दे आर द डायरेक्टर, डिफरेंट प्रमोटर्स आर द डायरेक्टर इन दीज कंपनीज। सो उससे ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है उनका, मतलब कि दे हैव कंपनीज इन फाइनेंशियल स्पेस एज वेल, रियल एस्टेट स्पेस एज वेल, राइट। सो उस तरह से वो लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एक डिस्ट्रैक्शन है प्रमोटर्स का। वी डोंट नो, एक डिफरेंट बहुत बड़ी फैमिली लग रही है, बहुत डिफरेंट हो सकता है, प्रमोटर्स अलग अलग फोकस कर रहे हो, वी डोंट नो, बट द वे इट सीम्स कि द नंबर ऑफ कंपनीज एंड नंबर ऑफ द काइंड ऑफ सेगमेंट्स, they are not subsidiaries, so you will not get part of this. These are different companies which promoters have a stake in as well. Various promoters have the stake as well. ठीक है, तो उससे ये लग रहा है कि काफी ज्यादा एक डिस्ट्रैक्शन है। सो दीज आर द थ्री थिंग्स विच आर वेरी वेरी बिग रेड फ्लैग्स फॉर अस। ठीक है, सो दैट्स व्हाई वी हैव पुट देम इन द अगली पार्ट ऑफ द एनालिसिस। So that is all I have on this analysis of ChemCon. I hope you liked it and you got a understanding कि कंपनी कैसी है, क्या क्या अच्छा है, क्या क्या बुरा है। Clearly, listing gains because of the market liquidity and the specialty chemical sector as such, बहुत ज़्यादा उसका अच्छा वो चल रहा है वैल्यूएशन, और काफ़ी अच्छा ग्रोथ चल रहा है लास्ट फ्यू मंथ्स में। ऑल दोज फैक्टर्स की वजह से लिस्टिंग गेन्स तो फॉर श्योर है। कितना मिलेगा वही एक बहुत बड़ा चैलेंज है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूफोरिया है, और ऑलरेडी लाइक आई सेड कि रिटेल का जो सब्सक्रिप्शन है वो बहुत बढ़ गया ऑलरेडी, मतलब जस्ट 6-7 आवर्स पहले ही इट वॉज ओपन। सो बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स वी बिलीव दैट अगर आप लिस्टिंग गेन्स के लिए ट्राई करना चाह रहे हैं आप ट्राई कर लीजिए, बट ओवरऑल इट डजंट सीम्स टू बी अ कंपनी विच एज अ रिटेल इन्वेस्टर इट फिट्स इन आवर पोर्टफोलियो। ठीक है, टू रिस्की एंड लॉट ऑफ वेरियस फैक्टर्स आर देयर एंड टू स्मॉल कंपनी एज वेल। ठीक है, so that is all I have on this analysis. If you have any question, please do write in the comment section below. Like, share, comment करना ना भूलें, and have a great time ahead. जय हिंद।